ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 60 ਤੋਂ 65% ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰमेंट रहेगी कि 5.5 बैंड नाल भी अप्लाई कर सकेंगे या 6 बैंड पे वीज़ा आएगा, की रहेगा? देखिए, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आज की डेट में हरियाणा और पंजाब रेजिडेंट की मैं खासकर बात करूँगा। अगर आप हरियाणा और पंजाब बोर्ड से बिलोंग करते हैं और 5.5 बैंड है तो मेरी आपसे एक ही सजेशन है कि दोस्तों फाइल मत लगाना, रिजेक्शन आ जाएगी। आज का जो सिनेरियो है, कोशिश करो 6 बैंड लेके आओ और तब फाइल लगाओ, वीज़ा चांसेस पूरे बनते हैं। लेकिन अगर आप CBSE और ICSE बोर्ड से हो, 5.5 बैंड में फाइल लग जाएगी। लेकिन अगेन मैं बोलना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, हरियाणा और पंजाब रेजिडेंट हो और CBSE से बोर्ड से भी बिलोंग करते हो तो भी एम्बेसी मतलब 100% रिजल्ट्स नहीं दे रही है ऐसे स्टूडेंट्स को, कि उनको लगता है कि भाई हरियाणा और पंजाब में मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम हरियाणा और पंजाब तो ट्राई टू गेट 6 बैंड और 6 बैंड पे फाइल लगाओ तो वीज़ा चांसेस पूरे रहेंगे। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, हिमाचल से बिलोंग करते हैं, जम्मू से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं या किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप 5.5 बैंड पे फाइल लगाइए, आपके वीज़े निकलेंगे। तो ये थोड़ा सा चैलेंज हमारे हरियाणा और पंजाब के लिए, रेजिडेंट्स के लिए है। कोशिश करो कि प्लीज़ आप 6 बैंड लेके फाइल लगाओ तो ਚਾਂਸਸ ਪੂਰੇ ਬਣਦੇ हैं। ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਤੇ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ 5 ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ऑफिशियली नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, क्यों ये सब ਹੁੰਦਾ? देखिए, सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट जाता है, जो फ्लड है वो पंजाब में है जी, या फिर आप सेकंड नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हरियाणा है। तो जो वीज़ा ऑफिसर्स डिसीजंस लेते हैं वो मेजोरिटी के हिसाब से चलते हैं कि यहाँ के जो हरियाणा और पंजाब रेजिडेंट्स हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा पास्ट में गंद मचाया, ये आपको भी पता है जी। फेक फंड्स भी पकड़े गए हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स भी पकड़े गए हैं, बच्चे वापस तक आए ना, सब पता जी। एक बच्चा जो 10th जिसने CBSE से करी है, उसकी परसेंटेज निकलती है 50, 55, 58 जी। और लेकिन जब वो अपना बोर्ड चेंज करके 12th करता है पंजाब बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, तो वो अपनी परसेंटेज 80+ ले जाता है। तो सोच के देखो, CBSE बोर्ड से 50-55% बच्चे के मार्क्स थे, लेकिन ऐसा कौन सा मैजिक हो गया कि उसके 80-85% मार्क्स आ गए। और मेजोरिटी ऑफ द केसेस में देखे गए हैं, ऐसा नहीं है कि उसके CBSE में ज़्यादा रहे हैं और जो स्टेट बोर्ड है उसमें कम रहे हों। CBSE में कम रहे हैं, स्टेट बोर्ड में 99% उसके ज़्यादा रहे हैं। तो एम्बेसी इन्हीं चीज़ों को देख के, इन्हीं चीज़ों का एक्सपीरियंस लेती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कि भाई बच्चा हो सकता है निकल दे के पास हुआ, करके पास हुआ हो, या फिर मार्किंग में लीनियंसी बरती गई हो। तो ये सारी चीज़ें देख के ही वो सोचते हैं कि जिस बच्चे के 6 बैंड है वो ज़्यादा कैपेबल है जी। इवन के पीछे 5.5 बैंड पे भी वीज़ा आ रहे थे, लेकिन अभी जो पास्ट का एक्सपीरियंस है, वीज़ा ऑफिसर यही देख रही है कि भाई अगर हरियाणा और पंजाब के हैं तो अगर 6 बैंड लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनको ज़्यादा वो प्रायोरिटीज़ उसी बेस पे मिलेगी, क्योंकि वो 6 बैंड पे मानते कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने जस्टिफाई किया है जी। सो ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 172 ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆਇਲਸ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। GTE क्राइटेरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦਾ? देखिए, GT आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया के हर एक कंट्रीज में अप्लाई होती है जी।
अगर हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जीटी का मतलब जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, इसमें आपकी एजुकेशन देखी जाएगी। एजुकेशन में परसेंटेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, आपका गैप नहीं होना चाहिए। गैप है तो आपको कोई ना कोई प्रूफ देना होगा, जो एक्चुअल प्रूफ होना चाहिए, ईमानदारी वाला प्रूफ होना चाहिए, जिससे हाई कमीशन, आपका वीज़ा ऑफिसर या कॉलेज सेटिस्फाई हो सके। गैप नहीं होना चाहिए। गैप में आपके पास अगर चाहे तो रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो, अगर आपका वर्क है तो, और क्या नाम है, अपॉइंटमेंट लेटर, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें सैलरी आ रही है, और डिपार्टमेंटल आईडी कार्ड, इस टाइप के सारे चीज़ें होनी चाहिए। अगर गैप में वर्क नहीं किया है तो आपने किया क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। तीसरा, आपका आइल्स शुड बी अगेन स्ट्रॉन्ग। आप बहुत अच्छा स्कोर लेके आओगे तभी वीज़ा निकलेगा। फंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इसमें अगर आप 2 साल के कोर्स में जा रहे हैं तो तकरीबन 19-20 लाख के फंड बनते हैं। मतलब अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो 1 साल के बच्चे को फंड दिखाने, 1 साल की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर। तो अगर बच्चा एडवांस डिप्लोमा के लिए जा रहा है, एडवांस डिप्लोमा की फ़ीस $7,000 से लेके $12,000 तक बनती है, या $15,000 तक मैक्सिमम बनती है। तो उस हिसाब से 19-20 लाख के फंड बनते हैं। अगर वही बैचलर और मास्टर्स में जा रहा है जहाँ फीस $22,000-23,000 बन जाती है, तो वहीं पे वो 24 से 25 लाख के बच्चे को फंड दिखाने हैं। अगेन 3 महीने पुराने होने चाहिए। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो करंट फंड भी ले रहे हैं बट विद सोर्स, जैसे टेप कंगन है, गवर्नमेंट कॉलेज है, विद सोर्स अगर आप फंड देते हो तो करंट के भी एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट आता है जी आपके पेरेंट्स का इनकम, एनुअल इनकम। एम्बेसी मानती है कि भाई आपके जो स्पॉन्सर्स हैं जो आपको बाहर भेज रहे हैं वो फाइनेंशियल साउंड होने चाहिए। और फाइनेंशियल साउंड का मतलब यहाँ पे अकाउंट में पेमेंट से नहीं है, यहाँ पे इस बात से है कि आपकी रीपे कैपेसिटी है या नहीं है। और वो पता लगती है आपके पेरेंट्स का या आपको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके पास ऑक्यूपेशन जो भी है उस हिसाब से उसके लीगल एविडेंस, लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। जो बिजनेस करता है उनकी ITR होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट जॉब पे उनके फॉर्म 16 या अपना अगेन ITR, रेंटल इनकम है ITR, एग्रीकल्चरिस्ट है तो तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसमें मोस्टली हमारे जो कंट्रीज़ में क्या टैक्स चोर होते हैं, मतलब मोस्टली टैक्स चोरी करते हैं, तो वो जहाँ तक एग्जेम्पशन होती है वहाँ तक भरते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भरते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में बताया गया, सब केसेस में नहीं है जी। तो मतलब पैसे तो होते हैं उन लोगों के पास लेकिन वो टैक्स नहीं पे करते, तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम है। इवन कि आज की डेट में आपको कार लोन लेना है तब भी आपको ITR सॉलिड होनी चाहिए। एम्बेसी में वीज़ा लगवाना है तब भी वही देखते हैं कि आपकी एनुअल इनकम क्या है, और एनुअल इनकम आपके फॉर्म 16 और ITR या तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट से पता लगता है। तो ये सॉलिड होना चाहिए। तो आपके पेरेंट्स और आपके भाई बहन जो भी प्रोफेशन में है, जो भी काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उनकी ITR होनेस्टी के साथ भरिए ताकि एम्बेसी आपको वीज़ा दे सके। नेक्स्ट आता है जी आपके रिसर्च। आपने रिसर्च कितने किए हैं GT के अंदर, कि भाई ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हो, इस कोर्स की क्या वैल्यू होगी। सेम कोर्स इंडिया में भी है लेकिन यहाँ आपको 5-7 लाख रुपए वो कोर्स हो जाएगा, और वहाँ 15 लाख या 20 लाख या 25 लाख रुपए क्यों लगा रहे हो, अदर कंट्री में क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका आउटकम क्या होगा, कोर्स कंटेंट क्या है, इसको कंप्लीट करने के बाद किस टाइप की आपको जॉब मिलेगी। और नेक्स्ट आता है कि भाई आपके पास इमिग्रेशन हिस्ट्री कैसी है। इमिग्रेशन हिस्ट्री, आपका कोई इलीगल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये GT का क्राइटेरिया सारी चीज़ें, जिसमें आपका एकेडमिक, IELTS, फंडिंग और इनकम रेशियो, एनुअल इनकम जिसको बोलते हैं, रिसर्च और आपका इमिग्रेशन हिस्ट्री, ये चीज़ें अगर ठीक है तो डेफिनेटली आपका वीज़ा लगेगा। ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦਾ, कौन स्पॉन्सर कर सकता है? देखिए, पहली बात तो बच्चे इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल खुद हैं कि वो मतलब IELTS तो कर लेते हैं, एकेडमिक भी ठीक हो जाती है, लेकिन वो फंड्स में बिलीव नहीं करते। वो सोचते हैं कि भाई कंसल्टेंट को पैसे दे के ले लेंगे। आपने कंसल्टेंट को खरीद नहीं लिया है, और इस तरीके से वो कहीं ना कहीं गलत भी हो रहा है आपके लिए। कल ने वो फेक फंड लगाएगा, आपकी प्रॉब्लम होगी, आपको आगे मे बी फ्यूचर में आप वहाँ से सेटल भी हैं। कई बार अगर कोई आपका फेक चीज़ निकली, फाइल आपकी पीछे से अगर उठती है तो डेफिनेटली तो वहाँ से भी डिपोर्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत मतलब सीरियस कंसर्न है, और एक तरह से क्राइम है और कि आप कोई फेक डॉक्यूमेंट्स फाइल में लगाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको 22-23 लाख के या 25 लाख के 24 लाख के जो भी फंड दिखाने हैं वो आप दिखाइए। एक बच्चे को IELTS करने में 3 महीने लगते हैं, उस हिसाब से आपके पेरेंट्स पैसे अकाउंट में डाल के रख सकते हैं। मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, और अगर मैरिड है तो आपका स्पाउस और आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो अकाउंट में FD, सेविंग या फिर गवर्नमेंट जॉब पे GPA, PPF, PPF, इस मोड में अगर आप पैसे दिखाते हैं। एजुकेशन लोन हमेशा करंट का चलता है। इसके अलावा जो फंड्स हैं 3 महीने पुराने आप आराम से कर सकते हैं। अगर आराम से करें, आप अपने अकाउंट में डालेंगे और उनको 3 महीने पुराने करेंगे तो
इससे फ़ायदा आपको ही होने वाला है। कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, आपको 1.5 लाख रुपए किसी कंसल्टेंट को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका फ़ायदा यही होगा कि आपका ईमानदारी से आपने फाइल पिट की है, कोई डर नहीं है तो कोई भय नहीं है, तो वीज़ा चांसेस पूरे बनते हैं। आखिरी सवाल, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕੀ ਡੈਡਲਾइंस? देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप 12th पास हैं तो पहली बात तो टेफ की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेटर है। गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ एक तो फीस भी कम है और उसमें आपको फ़ायदा भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकल कोर्स होते हैं मोस्टली और आपको पढ़ाई बहुत अच्छी कराई जाएगी। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी भी ले सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हैं। आप एडवांस डिप्लोमा भी कर सकते हैं, आप बैचलर्स भी कर सकते हैं, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री भी कर सकते हैं और आप बैचलर्स और मास्टर्स भी कर सकते हैं। जुलाई इनटेक है जी, जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना बेटर रहेगा। और जो कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है, उसमें मोस्टली 2 इनटेक निकलते हैं, जुलाई और फेब, और प्राइवेट कॉलेजेस में बीच में भी हैं और यूनिवर्सिटीज़ में भी अक्टूबर नवंबर में भी इनटेक निकलता है। तो अगले जो कमिंग है जून जुलाई में जो आ रहा है उसमें आप जितनी जल्दी फाइल लगाओगे उतना ज़्यादा बेटर है। ਸੋ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।